हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम को बिना किसी डर के निकालने के लिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है दोस्तों। पर इस डर से आगे निकलने के लिए आपको काफ़ी प्रिपरेशन करना होगा। जितना एफर्ट आप अपने प्रिपरेशन में लगाएंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम निकालने में आसानी होगी। आपको पता है कि आप जिम में जितना पसीना बहाते हैं, जिम में जितना पसीना बहाएंगे उतना ही बैटल फील्ड में आपका खून कम बहेगा, क्योंकि आप काफ़ी तैयार होंगे। तो बैटल फील्ड में यानी कि युद्ध क्षेत्र में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और हमारा रण क्षेत्र क्या है? हमारा रण क्षेत्र है यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा और आगे आगे मेंस और इंटरव्यू। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इससे जनरली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे हम लोग किसी टॉपिक को इम्पॉर्टेंट और कम इम्पॉर्टेंट में छाटेंगे नहीं, ये मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस आपको हॉलिस्टिकली कवर करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी सारे ट्रेंड को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है। वो सारे ट्रेंड अपने बदलते रहती है। लोग जो यूपीएससी को गैस करने के लिए जाते हैं वो गैस बन के उड़ जाते हैं। इसलिए सॉलिड तैयारी करना है हम लोगों को। किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। मेरा नाम है दोस्तों आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। फॉर्चुनेटली मेरा तीनों ही बार प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सूफी मूवमेंट दैट स्प्रेड ड्यूरिंग मेडिएवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में जो सूफी मूवमेंट डेवलप हुआ उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सूफी डॉक्ट्रिन्स शेप्ड द रिलीजियस आउटलुक एंड पॉलिसीज ऑफ अकबर। दोस्तों, आपको पता होगा कि अकबर एक सूफी संत को मानता था जिनका नाम था सलीम चिश्ती। और इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम भी सलीम ही रखा था दोस्तों, प्रिंस सलीम। तो हाँ, कहीं ना कहीं अकबर की जो पॉलिसी थी दीन इलाही या फिर सुलह कुल, ये सब सूफी डॉक्ट्रिन से प्रभावित थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, सूफीज्म वाज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विद इन इस्लाम। दोस्तों, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से मतलब क्या होता है? जो लोग पीछे की ओर ले चलते हैं कि देखो पहले अच्छा होता था इस्लाम में या किसी भी धर्म में, पहले ऐसा ऐसा नियम था, चलो उसको फॉलो करते हैं। बट सूफीज्म तो पता है आपको, ये रिवाइवलिस्ट नहीं था, क्योंकि इसमें तो ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन्स प्रपोज किए जा रहे थे जो कि इस्लाम में पहले एक्सेप्ट ही नहीं किए जाती थी, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, मेडिटेशन, ये सब इस्लाम में पहले नहीं थे। तो सूफीज्म कहीं ना कहीं रिवाइवलिस्ट नहीं था दोस्तों, सूफीज्म था रिफॉर्मिस्ट, क्योंकि ये नए बदलाव लेकर के आ रहा था। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर देखिए, दे बिलीव्ड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट अ गुरु। ये सही है दोस्तों। और सूफीज्म में गुरु को कहते थे पीर। पीर, ठीक है। तो पीर के बिना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा सूफी संत मानते थे। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चलिए चलते हैं सीधे सेकेंड क्वेश्चन में। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, तेवरम, a collection of first 7 volumes of तिरुमुराई contains the work of which among the following poets। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो तेवरम है वो नयनार्स, नयनार भक्तों का या नयनार भक्ति से रिलेटेड ये टेक्स्ट है तेवरम, ठीक है। नयनार कौन थे? जो लोग शिव की पूजा करते थे, यानी शैव। और अलवार कौन थे?
जो विष्णु की पूजा करते थे, यानी वैष्णव। ठीक है, अब देखिए ये सीधा कहना चाहता है कि इनमें से नयनार भक्त कौन है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तेवरम जो है वो एक नयनार टेक्स्ट ही है दोस्तों। तेवरम क्या है, एक नयनार टेक्स्ट है। तिरुमुराई भी क्या है, एक नयनार टेक्स्ट है। एक्चुअली तेवरम तिरुमुराई का ही पार्ट है। नयनार टेक्स्ट और कौन कौन से हैं, तो नयनार टेक्स्ट और है, एक है पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम, पेरिया पुराणम का ही एक और नाम है तिरु थोंडर पुराणम, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं तिरुवाकम। देखिए ये सब आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आपको नाम अजीब लग रहा होगा, बहुत लग रहा होगा कि यार ये कैसे रट ये हुआ। ये जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ये सब आपको बिल्कुल रट जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला है अभी तक, दो टाइप के भक्त थे, भक्ति सेंट्स थे। एक थे अलवार्स और एक थे नयनार्स। अलवार्स पूजा करते थे विष्णु की, नयनार्स पूजा करते थे शिव की। तेवरम, तिरुमुराई, तिरुवाकम, तिरुथोंडर पुराणम, पेरिया पुराणम, ये सब नयनार टेक्स्ट है। ठीक है, क्या कौन कौन से, तेवरम, तिरुमुराई, तिरुवाकम, तिरुथोंडर पुराणम या पेरिया पुराणम। ठीक है, अब देखिए नयनार सेंट कौन कौन से हैं, तो नयनार सेंट हैं संबंदार, अप्पार और सुंदरार। ठीक है, अब ये जो है सुब्रमण्या भारतीयार, ये भी वैसे ही नाम लग रहा है, लेकिन सुब्रमण्या भारतीयार बेसिकली नयनार सेंट नहीं दोस्तों। नयनार सेंट तो काफ़ी पुरानी बात है, और सुब्रमण्या भारतीयार जो है ये एक फ्रीडम फाइटर है। ये फ्रीडम फाइटर है 19th और 20th सेंचुरी के। इन्होंने स्वदेश मित्रा नाम की एक न्यूज़पेपर में काफ़ी एडिटोरियल का काम किया है। इनफैक्ट इन्होंने द हिंदू, जो आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान, द हिंदू में भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है दोस्तों। तो सुब्रमण्या भारतीयार, ये नाम आप याद रखिएगा। इनका ये नयनार भक्ति से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ये तो काफ़ी बात के हैं। ठीक है, लेकिन संबंदार, अपार और सुंदरार ये आपको याद रखना। अब आप बोलेंगे कि ये सारे तो फिर टोटल मतलब 63 नयनार सेंट थे और 12 अलवार सेंट्स थे, तो हम 63 नेम्स याद रखेंगे क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये नाम मुझे कैसे याद है, देखते के साथ, संबंदार, अपार और सुंदरार। दोस्तों ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नाम है, तो 63 नेम्स आप मत याद रखिए, लेकिन एनसीईआरटी में जो नाम दिया हुआ है वो भी कौन से क्लास की, 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए संबंदार, अपार, सुंदरार 1, 3 एंड 4 सी, ये तीनों हैं नयनार सेंट, जिनका कलेक्शन आपको तेवरम, तिरुमुराई इन सब में मिलता है। इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इसको पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। एक साइड यहाँ कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे ये है नालायिरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, और यहाँ लिखा है ए कंपोजिशन बाय द लिंगायत। दोस्तों ये लिंगायत का कंपोजिशन नहीं है, ये बेसिकली जो है ये अलवार्स का टेक्स्ट है। अलवार मैंने आपको बताया, अलवार यानी विष्णु के भक्त। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। नालायिरा दिव्य प्रबंधम इज एन अलवार टेक्स्ट। फिर देखिए अंडाल, अंडाल कौन थी, अंडाल एक फीमेल डिवोटी थी विष्णु की। ये एक अलवार सेंट थी, महिला थी लेकिन ये अंडाल। ठीक है, तो अंडाल कौन थी, अंडाल एक महिला थी और विष्णु की भक्त थी। अंडाल के ऊपर ही देखिए अंडाल की कहानी को ही किसने लिखा है, अंडाल की कहानी को ही लिखा है कृष्ण देव राय ने अपनी बुक अमुक्त मल्यादा में। सब रिलेट कर करके याद करते जाइए, धीरे धीरे सारे चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए दोस्तों।
क्योंकि अब यूपीएससी वैसे एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन नहीं देती है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन देती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो एकदम रटी हुई होनी चाहिए। तो कृष्णदेव राय ने जो अमुक्त मर्यादा नाम की बुक लिखी है, जो कि तेलुगु में लिखी हुई है, इस बुक में कृष्णदेव राय ने इन्हीं महिला जो भक्त थी अंडाल, इन्हीं की कहानी लिखी है। ठीक है। बाकी फिर तेवरम क्या है? तेवरम एक कॉम्पोजिशन बाई ऑफ पोएम्स बाई सेंट्स, तो संतों के द्वारा। अब यहाँ बोल नहीं रहा है कि नैनार सेंट या अलवार सेंट, तो भाई यहाँ तो ये तो नैनार सेंट्स के द्वारा लिखा गया है, बट चूंकि मेंशन नहीं है तो ये स्टेटमेंट कैसे भी करके सही ही होगा। ठीक है। अगर यहाँ अलवार सेंट होता तो फिर गलत होता, अगर नैनार सेंट होता तो सही होता, लेकिन नैनार और अलवार कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सेंट्स लिखा है संतों के द्वारा। तो हाँ, ये स्टेटमेंट किसी भी हाल में सही है। तो सेकेंड और थर्ड आपका सही है। एक बार इसको देख लीजिए। फर्स्ट गलत है, नालाइरा दिव्य प्रबंधम is written by Alvars. Andal is a female devotee of Vishnu, right? Tevram is a composition of poem by saints. अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो नयनार सेंट्स। तो 2 and 3 राइट, फर्स्ट रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने बुक लिखी थी पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में थी, बिल्कुल सही है। और मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी था, ये भी सही बात है। क्या मलिक मोहम्मद जायसी अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो नहीं दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन तो बिल्कुल नहीं था, ये अकबर का समकालीन था। ठीक है। इसने जो कहानी लिखी है यानी पद्मावत, वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से चित्तौड़ पर अटैक करता है, और वहाँ के जो राजा रहते हैं, यानी राणा उनको कहते हैं वैसे तो, चित्तौड़ के राजाओं को, राणा जो रतन सेन थे उनको मार देता है, और रतन सेन की जो बीबी रहती है पद्मावती, पद्मावती फिर जौहर कर लेती है। यही कहानी है। ठीक है। तो लिए इस अलाउद्दीन खिलजी के ही ऊपर ये कहानी लिखी है पद्मावत, पर ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नहीं थे, ये उसके लगभग 200-250 साल बाद लिखी गई कहानी है। तो तीसरा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। तो पढ़ लीजिए। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, इनमें से ये बताना हम लोगों को। भक्ति मूवमेंट्स के जो लोग थे वो अपोज्ड आइडोलेट्री, रिचुअलिज्म एंड फास्ट्स। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, देखिए ये जो रिचुअलिज्म है ना, बहुत सारा जो क्या बोलते हैं उसको, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि, इसको ये लोग अपोज करते थे। ठीक है। आइडोलेट्री का भी महत्व, हालांकि एक निर्गुण भक्ति थी, एक सगुण भक्ति थी। तो सगुण जो भक्त थे वो लोग कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा कर लेते थे, लेकिन ऐसे है ना कि जैसे ये आडंबर वाली जो चीज़ है उन सब चीज़ों का वो लोग त्याग करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 एक्चुअली सही स्टेटमेंट है। फिर देखिए यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज फॉर प्रीचिंग, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। भक्ति मूवमेंट का मतलब ही है कि लोकल एंड वर्नैकुलर लैंग्वेज का प्रयोग। ठीक है। जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज के पोएट थे, कौन थे? कन्नड़ा लैंग्वेज में भक्ति सेंट थे आपके पंपा, पोन्ना और रन्ना। ठीक है। फिर आपका इसी तरह से तेलुगु में हो गई अंडाल। ठीक है। फिर असमीज में हो जाएंगे आपके शंकर देव, बंगाली में हो जाएंगे श्री चैतन्य। तो लेकिन ये कहने का अर्थ है कि संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्ति सेंट्स थे वो लोकल लैंग्वेजेस का ही प्रयोग करते थे। तो सेकेंड तो बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा देखिए, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। आपको पता है कबीर कहते थे, कबीर का दोहा है आपको याद होगा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी अगर पत्थर को पूजा करने से हरी मिल रहे हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूजा करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग मूर्ति पूजा के अपोजिट थे। ठीक है। फिर देखिए, गुरु एज प्रिसेप्टर्स एंड गाइड्स, गुरु का महत्व है इसमें दोस्तों, माना गया है। ठीक है, कि गुरु को फॉलो करके ही आपको जो है सेल्वेशन मिल सकता है। तो 1, 3 and 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। वैसे दोस्तों देखिए, भक्ति मूवमेंट कोई एक टाइप का मूवमेंट नहीं है, ऐसे भक्ति मूवमेंट में कई टाइप की विचारधाराएं हैं, ठीक है। तो अब अगर किसी किसी में मूर्ति पूजा होती भी होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी भक्ति मतलब मूवमेंट के अंदर में कहीं मूर्ति पूजा होती ही नहीं थी, लेकिन मुख्य तौर पर उसके जो फीचर्स हैं वो यही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जो पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ भक्ति सेंट के नाम दिए, जैसे शंकर देव। शंकर देव आपको पता है कि ये असम के भक्ति सेंट थे, ऊपर ही मैंने बताया, और ये वैष्णो कल्ट को यानी विष्णु की पूजा को आगे बढ़ाया इन्होंने। तो 6 ये नंबर 1 सही है। सूरदास जो है उन्होंने बुक लिखा है सूर सागर, ये भी सही है, और इन्होंने कृष्ण कृष्ण की भक्ति की है, ठीक है, ये भी सही है। चैतन्य, चैतन्य जो है ड्युअलिस्टिक नॉन ड्युअलिज्म, ठीक है, जिसको कि भेदा भेद बोलते हैं, भेद अभेद, ठीक है। और ये इन्होंने वैष्णविज्म को पॉपुलराइज किया बंगाल में, ये भी सही है बिल्कुल दोस्तों। मीराबाई जो कि डिवोटी थी कृष्णा की एंड पॉपुलराइज द कल्ट इन राजस्थान थ्रू सॉन्ग्स, ये भी सही है। तुलसीदास जो कि राम की पूजा करते थे, ठीक है, और इन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड काम किया। तो दोस्तों देखिए, अगर इसमें सारे के सारे सही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। आप इन सभी से रिलेटेड कहानी शायद पहले से भी जानते होंगे। तो इसका 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। ये देखिए 7th क्वेश्चन है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द निर्गुण सेक्ट। देखिए आपको पता है भक्ति दो प्रकार की थी, एक थी निर्गुण और एक थी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जनरली मूर्ति पूजा इत्यादि नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा मानते थे कि ईश्वर हर जगह ही है, ठीक है। प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर जगह ईश्वर विद्यमान है, ठीक है। तो इसलिए जो है अलग से वहाँ मूर्ति पूजा इत्यादि की जरूरत नहीं थी दोस्तों। बाकी सगुण भक्ति में ईश्वर को क्या करते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं किसी एक मूर्ति में। जैसे एक मूर्ति ले लेंगे, मिट्टी की बना लेंगे मूर्ति, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके मान लेंगे कि हाँ अब विष्णु भगवान इस मूर्ति के अंदर में है। तो सगुण भक्ति में गॉड हर जगह प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर देखिए, इट्स पोएट्री इज नोन एज प्रेम आश्रयी। दोस्तों देखिए, जो भक्ति से रिलेटेड दो टाइप की कविताएं होती हैं, एक होती है प्रेम आश्रयी और एक है ज्ञान आश्रयी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण दूंगा। जो मीराबाई है वो प्रेम आश्रयी थी, क्योंकि उनको प्रेम था कृष्ण से, ठीक है। और आप ये बताइए, ये सगुण भक्ति है कि निर्गुण भक्ति है? ये बिल्कुल सगुण भक्ति है, क्योंकि मीरा एक कृष्ण की एक मूर्ति अपने पास रखती थी और उसी को सारा अपना गीत और सब कुछ डेडिकेट करती थी, ठीक है। तो ये प्रेम आश्रयी जो कविता है वो निर्गुण से रिलेटेड नहीं है, वो सगुण से रिलेटेड है। तो सेकेंड गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मीरा का गाना आपको याद होगा कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो दिस इज बेसिकली अ लव सॉन्ग डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो सेकेंड गलत हो गया आपका। थर्ड देखिए, कबीर, नानक एंड दादू दयाल आर एसोसिएटेड विथ दिस सेक्ट, यानी निर्गुण सेक्ट। तो ये बिल्कुल सही दोस्तों। और बाद में तो बहुत सारे, जैसे यहाँ सिख रिलीजन इत्यादि में भी बहुत सारी चीज़ों का वर्शिप होने लगा, बट कबीर और नानक, ये सब जो मतलब गुरु नानक देव इत्यादि थे, उन लोगों ने सीधा सीधा बोला कि किसी मूर्ति इत्यादि की पूजा करने की जरूरत नहीं है। कबीर ने तो वो दोहा बनाया ही था, आपको मैं बताया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो ये बिल्कुल इन निर्गुण से रिलेटेड है दोस्तों। फिर देखिए, फॉलोअर्स अटैक्ड द कास्ट सिस्टम एंड रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मणाज। ये भी बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो भक्ति कवि थे वो लोग कास्ट सिस्टम को अपोज ही करते थे और ब्राह्मण इत्यादि की अथॉरिटी को वो लोग नहीं मानते थे। मतलब उनका कहना था कि भगवान से मिलने के लिए ब्राह्मण की या किसी मतलब मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भगवान से एक डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू भक्ति। तो 1 3 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। प्रेम आश्रयी और ज्ञान आश्रयी भक्ति है, निर्गुण
और सगुण। निर्गुण से रिलेटेड जो सॉन्ग्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ज्ञान आश्रयी। थोड़ा हैंड राइटिंग तो बहुत पुअर है दोस्तों, सो क्या करें। इंग्लिश में लिखते हैं ज्ञान आश्रयी। ज्ञान आश्रय इज रिलेटेड टू निर्गुण, और सगुण से रिलेटेड क्या है, प्रेम आश्रयी, प्रेम आश्रयी। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लीजिए। 8th क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सूफी मूवमेंट। जो सूफी मूवमेंट है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट हैड इवॉल्व इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट बाय द 11th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट सही है, 11th सेंचुरी तक ये लगभग डेवलप हो चुका था। इसका शुरुआत होता है दोस्तों ईरान में, इसको उस टाइम हम लोग पर्सिया बोलते थे। ठीक है, और फिर वहाँ से धीरे धीरे ये इंडिया की तरफ आता है। फिर देखिए, द सूफीज वेर मिस्टिक्स हु कॉल्ड फॉर लिबरलिज्म इन इस्लाम। मतलब कहीं ना कहीं इस्लाम में अगर जो रूढ़िवाद था उसको दूर करने की बात की किसने, सूफी संतों ने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला भी सही दूसरा भी सही। फिर देखिए, द सूफीज बिलीव्ड इन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ये भी स्टेटमेंट आपका सही दोस्तों। इसी कारण से सूफी संतों के जो फॉलोअर्स थे वो सभी रिलीजन से थे। ठीक है, ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जिसके लोग सूफी संतों को नहीं मानते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 एंड 3, सारे के सारे, ऑल ऑफ द एबव, 8 का डी। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इनिशिएटेड बाई सैव नैनार्स ऑफ साउथ इंडिया एंड वैष्णवाइट अलवार्स इन द नॉर्थ इंडिया। गलत है दोस्तों, जो इसका स्टार्ट हुआ है वो सैव नैनार्स के द्वारा और वैष्णव अलवार्स के द्वारा हुआ है। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों के दोनों साउथ इंडिया के ही थे। यानी शुरुआत में, बाद में फैल गया नॉर्थ इंडिया में, लेकिन शुरुआत दोनों जो है साउथ इंडिया से ही हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये जो वैष्णवाइट अलवार्स इन नॉर्थ इंडिया लिखा है ना, यही गलत कर दे रहा है इसको। ठीक है, तो इनिशिएशन जब हुआ है, शुरुआत हुआ है, तो दोनों अलवार्स और नैनार्स दोनों साउथ इंडिया के ही थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर देखिए, द भक्ति सेंट्स डिसरिगार्डेड कास्ट एंड रिजिडिटी इन रिलीजन। यानी जो भक्ति संत थे उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को और धर्म में जो मतलब रिजिडिटी है उसको उन लोगों ने मान्यता नहीं दी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि कास्ट सिस्टम के अपोजिट थे जो भी भक्ति सेंट थे हमारे। फिर देखिए, द भक्ति सेंट्स डिड देयर एंटायर टीचिंग इन द लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्ति कवियों के कारण से ही कितने लोकल लैंग्वेजेज जो हैं वो प्रसिद्ध हुए, जैसे कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, असमीज। ये सारे लैंग्वेजेज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मेनली भक्ति संतों के कारण ही हुआ है दोस्तों। तो इसका 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो पढ़ लीजिए। 10th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन बिटवीन द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति और सूफी मूवमेंट में इनमें से क्या कॉमन है दोस्तों। Both the Bhakti and the Sufi movement made their focus on the idea that God is one and one should do prayers and meditation to contact God। यानी भक्ति और सूफी संत दोनों जो हैं वो लोग यही मानते थे कि ईश्वर एक है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, और अगर ईश्वर से आपको कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो आपको जो है प्रेयर्स की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए, सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन सेम टाइम पीरियड।
ठीक है, इसको तो चलिए मान सकते हैं। एंड वाज फंक्शनिंग पैरेलल टू ईच अदर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गलत ये है कि सेम टाइम पीरियड भी थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं सूफीज्म डेवलप हो रहा था ईरान में, ठीक है, यानी 7th से लेकर के 11th सेंचुरी तक। और ये जो है आपका भक्ति मूवमेंट डेवलप हो रहा था साउथ इंडिया में। और बाद में फिर जो है ये नॉर्थ इंडिया में भी फैल गया, और ये भी आपका ईरान से इंडिया में आ गया। तो एक दूसरे के पैरेलल काम नहीं कर रहे थे, सेकेंड को काट दीजिए, ठीक है। फिर देखिए बोथ दीज मूवमेंट्स रिजेक्टेड द रिजिड कास्ट सिस्टम, ठीक है, यानी दोनों ही जो मूवमेंट है इन लोगों ने रिजिड कास्ट सिस्टम को अपोज किया। तो देखिए सूफी मूवमेंट तो वैसे भी इस्लाम से रिलेटेड है, तो वहाँ कास्ट सिस्टम जनरली होता भी नहीं है, और भक्ति मूवमेंट में भी कास्ट सिस्टम को अपोज ही किया है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चुप पढ़ लीजिए। 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेंट शंकर देवा। जो शंकर देव थे उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला तो है ही स्टार्टेड द एक शरण मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। जो एक शरण मूवमेंट या जिसको हम लोग नियो वैष्णवाइट मूवमेंट बोलते हैं, इसके जो फाउंडर हैं यानी स्टार्ट करने वाले हैं वो हैं सेंट शंकर देवा। कहाँ स्टार्ट किया था इन्होंने? असम में। असम में भी कहाँ पे? तो माजुली आइलैंड में। माजुली आइलैंड क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइए, माजुली आइलैंड की स्पेशलिटी क्या है। चलिए फिर देखिए, ही वॉज वेल नोन फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग अ वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स सच एज अंकिया नाट एंड भावना। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। शंकर देवा ने असम के बहुत सारे जो लोकल आर्ट फॉर्म्स थे उसको उन्होंने इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प की। जैसे एक है अंकिया नाट। अंकिया नाट क्या है? थिएटर है। फिर भावना क्या है? भावना भी एक टाइप का थिएटर है दोस्तों, ठीक है। फिर एक है आपका सत्तरिया डांस, ठीक है। तो इन सभी को जो है डेवलप करने में शंकर देवा ने काफ़ी हेल्प की। यानी इस मूवमेंट ने, जो ये न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट है, इस मूवमेंट के कारण इन सभी जो आर्ट फॉर्म से इनको काफ़ी हेल्प हुआ, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, 1 और 2 सही है। 1 सही है, 2 सही है। थर्ड देखिए, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग वैष्णविज्म इन साउथ इंडिया। कहाँ साउथ इंडिया? इनको मत भेजिए दोस्तों, ये थे सीमित जनरली असम में। तो थर्ड तो गलत है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ लीजिए। देखिए, ही फाउंडेड द द्वैतवाद। अगर मैं रहूँगा तो इसका आंसर यहीं पर मार दूंगा, मध्वाचार्य। चलिए ये सारा आप लोग पढ़िए तब तक, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो वेदांत फिलॉसफी है उसके 6 ब्रांचेज हैं। इसमें से पहला ब्रांच है अद्वैत। आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। अद्वैतवाद के फाउंडर हैं शंकराचार्य, ठीक है। दूसरा है, कुछ कुछ देखिए मैं नहीं लिख पाऊंगा, बोल रहा हूँ, फिर भी आप लिख लीजिए क्योंकि थोड़ी हैंड राइटिंग इसमें अच्छे से बनती नहीं है ये डिजिटल वाले पेन में। दूसरा जो ब्रांच है वेदांत दर्शन का, वो है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत के फाउंडर थे रामानुज, ठीक है। आचार्य अपने आप जोड़ लीजिए आप, रामानुज आचार्य हो गया। तीसरा है तो ये हो गया आपका अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत, रामानुजाचार्य। फिर है द्वैत। द्वैत के फाउंडर है मध्वाचार्य, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका
द्वैताद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत के फाउंडर हैं निम्बर्क आचार्य, निम्बर्क। ठीक है। फिर पांचवा है अचिंत्य, अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद, इसके फाउंडर हैं श्री चैतन्य। ठीक है। आई होप आप सुन सुन के लिख रहे होंगे, मेरे हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे, हैंड राइटिंग पे जाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा भी आ सकता है मेरे ऊपर तो इसलिए माफ़ करिए। और जो छठा ब्रांच है इसका वो है शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत के फाउंडर है वल्लभाचार्य। इसीलिए द्वैतवाद सुनते के साथ मैं आंसर मार सकता हूँ इसका मध्वाचार्य, बाकी आप इसका पढ़ लीजिए। ही वॉज ए क्रिटिक ऑफ आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद थ्योरी। वो कहीं ना कहीं उन्होंने नई थ्योरी इसलिए बनाई क्योंकि शंकराचार्य की अद्वैतवाद थ्योरी से वो संतुष्ट नहीं थे, क्लेमिंग दैट मतलब उससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है। तो फिर ये देख लीजिए, हिज ड्यूअलिज्म फिलॉसफी हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द भक्ति मूवमेंट। ठीक है। तो इन सभी संतों की जो भी फिलॉसफी थी उसका इम्पैक्ट भक्ति मूवमेंट पर पड़ा ही था, तो इसलिए ठीक है। ये सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि द्वैतवाद के फाउंडर कौन थे, तो मध्वाचार्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों आप लोग, और वो जो 6 ब्रांचेज मैंने बताया है उसको अभी लिख करके याद कर लीजिए आप लोग। चलिए 13th क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरमन स्कूल ऑफ रिलीजियस थॉट। ठीक है। जो सरमन स्कूल है उसमें बेसिकली जो ये अजीवक, बौद्ध और जैन ये सब आते हैं, ये सब सरमन के अंदर आते हैं। बट वो सब छोड़िए, अभी यहाँ लिखा हुआ द अजीवक स्कूल रिवॉल्व्स अराउंड द नियति और फेट डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अजीवक मानते थे कि अच्छा कर्म करो बुरा कर्म करो उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होना है वही होगा, यानी नियति, ठीक है, या फेट, वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही मतलब फिक्स है। तुम्हारे अच्छा कर्म करने से कुछ नहीं होगा, बुरा कर्म करने से कुछ नहीं होगा, मतलब जो करना है वो करो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा पढ़िए, द अजीवक्स कंसिडर्ड कर्म एज ए फॉलिसी एंड अपोज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो मतलब अजीवक जो लोग थे वो लोग कर्म में मानते ही नहीं थे। मैंने तो आपको बताया ही, जनरली कर्म का सिद्धांत क्या है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बट ये इसका कहना था कि जैसा करोगे या वैसा भरोगे, भरोगे कुछ नहीं, भरोगे तो वही जो पहले से फिक्स है, इसलिए जो करने का मन है वो करो। तो सेकेंड भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, कर्म को ये लोग नहीं मानते थे। फिर अजनानाज, ये अजीवक को ही बोला जा रहा दोस्तों, बिलीव्ड दैट नॉलेज ऑफ नेचर इज वर्चुअस एंड इग्नोरेंस इज द वर्स्ट फॉर लिविंग ह्यूमन लाइफ। दोस्तों थर्ड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये लोग कह रहे हैं नेचर को जाना ही नहीं जा सकता है ना, ठीक है, वो अपने मन से चलती है, ठीक है, तो इसलिए उसको जानने का प्रयास भी मत करो। ठीक है, मतलब ये जो अजीवक थे ना दोस्तों, ऐसे सोचिए बहुत चिल थे, कर्म में ज्ञान में इन सब चीज़ों में इनका कोई आस्था नहीं था। इनका कहना था कि जो होना है वही होगा, इसलिए टेंशन मतलब मज़े में रहो। तो ये भी एक अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये फिलॉसफी आपके काम नहीं आएगी, आपके एक ही काम आएगा, कर्म। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर यूपीएससी क्लियर होना होगा तो हो ही जाएगा, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये बहुत ही डिजास्ट्रस आपकी फिलॉसफी हो जाएगी। इसलिए इसको आप लोग मत मानिए, आप लोग तो कर्म को ही मानिए, और ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली को ही टिक करिए, और यहाँ एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िए। चलिए 14th क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है दोस्तों। पहला है द हड़प्पन राइटिंग वाज बोस्ट्रोफिडोन। बोस्ट्रोफिडोन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बोस्ट्रोफिडोन का मतलब ये होता है कि पहले अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, यानी मैं खाता हूँ, अब यहाँ मान लीजिए पेज खत्म हो गया, ठीक है, तो अब दूसरे लाइन में यहाँ से नहीं शुरू करेंगे,
दूसरे लाइन में यहाँ से शुरू करेंगे। मैं खाता हूँ आम और पानी पीता हूँ, ऐसे पीता हूँ, ठीक है। मैं खाता हूँ आम और पानी पीता हूँ, यानी एक साइड से लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो दूसरे बार राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, तो इसी को बॉस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं। और हड़प्पन स्क्रिप्ट एक्चुअली बॉस्ट्रोफिडॉन ही थी दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो सेकेंड पढ़िए। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतर निकाय मेंशंस द 16 महाजनपद। ये भी सही है दोस्तों। मैंने आपको बताया जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी अंगुतर निकाय और जैन टेक्स्ट थी एक भगवती सूत्र। दोनों में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि यह इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसलिए तीसरा पढ़िए। देवी चंद्रगुप्तम इज ए पॉलिटिकल ड्रामा एंड नरेट्स द एसेंट ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है? तो देवी चंद्रगुप्तम बुक के ऑथर हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त, ठीक है, शॉर्ट में ही लिखता हूँ। विशाख दत्त ने 2 बुक लिखी है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देखिए विशाख दत्त की जो बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता कैसे प्राप्त की वो उसके बारे में बताया है। यानी ये देवी चंद्रगुप्तम नहीं है, यहाँ पर होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से सत्ता को हासिल करते हैं उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के टाइम की कहानी लिखी गई है, ठीक है। एक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य डायनेस्टी के हैं, यानी लगभग 300 BC के आसपास और ये है जो देवी चंद्रगुप्तम है वो कहानी लिखी गई है गुप्त वंश के बारे में, जो कि लगभग 300 AD के आसपास का है, यानी लगभग 600 सालों का गैप है दोस्तों इसमें। लेकिन वो सब छोड़िए, आप तो बस ये समझ लीजिए कि देवी चंद्रगुप्तम इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है मुद्रा राक्षस। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर से बता दूं, विशाख दत्त ने 2 बुक लिखी है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त जो है वो गुप्त वंश के टाइम के हैं दोस्तों, यानी मौर्य वंश से लगभग 600 साल के बाद आते हैं ये, ठीक है। और फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कहानी लिखते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2 बार गुप्त आ रहा है। तो एक जो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी लिखी है मुद्रा राक्षस में, और गुप्त वंश की कहानी लिखी है देवी चंद्रगुप्तम में। ऑप्शन नंबर सी मारिए, आगे बढ़िए। तो पढ़ लीजिए अच्छे से, ये वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो प्राचीन काल में जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है द रेड सैंड स्टोन वॉज यूज इन द मथुरा स्कूल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लॉजिकली भी सही है, वैसे भी सही है। मथुरा में आपको पता है दोस्तों रेड सैंड स्टोन बहुत होता है। मथुरा आगरा आसपास ही है। आगरा में एक जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, वो पूरा रेड सैंडस्टोन से ही बना है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर देखिए, बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द स्पिरिचुअल स्टेट इन द इंडो ग्रीक आर्ट। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो इंडो ग्रीक आर्ट है, यानी जिसको आप गंधार आर्ट बोल सकते हैं, एक हो गया आपका मथुरा स्कूल, एक हो गया गंधार स्कूल, और एक और है वैसे अमरावती स्कूल, ठीक है। तो गंधार वाला जो है वो इंडो ग्रीक था दोस्तों, क्योंकि इंडो ग्रीक से इन्फ्लुएंस था वो। गंधार आर्ट में बुद्ध की स्पिरिचुअल स्टेट दिखाई गई है, स्पिरिचुअल स्टेट। ये ध्यान आपको रखना है कि बुद्धा की स्पिरिचुअल स्टेट दिखाई गई है गंधार आर्ट में या इंडो ग्रीक आर्ट में। मथुरा आर्ट में गौतम बुद्ध की इमोशनल स्टेट दिखाई गई है।
तो ये सारे कीवर्ड आपको याद रखने हैं। इमोशनल बुद्धा कहाँ पर है? मथुरा में। स्पिरिचुअल बुद्धा कहाँ पर है? तो गंधार में या इंडो ग्रीक में। अमरावती में क्या है? अमरावती में सिर्फ बुद्धा पर फोकस नहीं किया गया, पूरा जातक कथाओं पर फोकस किया गया, यानी कि इसमें तो पूरी पिक्चर की तरह, मतलब बुद्ध है, एक हाथी है, सामने शेर है, बुद्ध जो है मतलब हाथी को देख करके उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो ये सारा पूरा कहानी का डिपिक्शन है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो खैर फिलहाल यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकेंड स्टेटमेंट सही, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट मेनली फोकस्ड ऑन डिपिक्टिंग जैनिज्म। गलत दोस्तों, मैंने अभी बताया जातक कहानियों के बारे में बात करा। जातक कहानी किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 16 पर आते हैं दोस्तों। यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट दिए हुए हैं और यहाँ उसका किस राज्य में है वो पूछ रहा है। अब चिरांड, चिरांड यूपी में है क्या? चिरांड यूपी में नहीं दोस्तों, चिरांड है बिहार के सारण जिले में, ठीक है। तो पहला तो गलत ही हो गया। कोल्डिहुआ बिहार में है क्या? नहीं, कोल्डिहुआ बिहार में नहीं दोस्तों, कोल्डिहुआ यूपी में है। यूपी में कहाँ पर है? ये बेलन नदी के किनारे है, बेलन नदी के किनारे इलाहाबाद में। एकदम याद कर लीजिए, ये सारे फैक्ट्स आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद में, बेलन नदी के किनारे। बुरजा होम, बुरजा होम क्या हिमाचल प्रदेश में है? देखिए पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, बुरजा होम हिमाचल प्रदेश में नहीं, बुरजा होम जम्मू कश्मीर में है। गुफरल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो फोर्थ सही है, बाकी 1 2 3 तीनों गलत है दोस्तों। और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो मार दीजिए 1 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देख लीजिए, चिरांड कहाँ है? बिहार में है। कोल्डिहुआ यूपी में है। बुरजा होम कश्मीर में है। गुफरल भी कश्मीर में है, हिमाचल में कुछ नहीं है। तो इसका इनकरेक्ट है 1, इनकरेक्ट है 2, इनकरेक्ट है 3। तो 1 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लीजिए यहाँ से। चलिए आते हैं 17th क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द सिटीज इन इंडिया अराउंड 1200 AD टू दैट ऑफ द प्रेजेंट डे नेम। तो मतलब कुछ शहर है 1200 शताब्दी में, उनका क्या नाम था वो इस साइड लिखा हुआ है, और उनका प्रेजेंट नाम इस साइड लिखा हुआ। मैच करना है कि 1A है कि 1B है इससे। तो इधर लिखा शाकंभरी, अजय मेरू, मानखेत, कानिकुब्ज, कल्याणी। इधर सांभर लेक, अजमेर। दोस्तों इसके लिए तो एक्चुअली में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए सारा नाम आपको मैच ही करा। मानखेत, मानखेत का प्रेजेंट नाम है मलखेड़, कर्नाटक। तो 3 तो सही ये लग रहा है। अजय मेरू, अब अजय मेरू का प्रेजेंट नाम अजमेर है। अब इससे सही क्या हो सकता है दोस्तों? शाकंभरी, शाकंभरी का प्रेजेंट नाम सांभर लेक है, जो कि राजस्थान में है। ये भी सही है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन में इसका कॉमन सेंस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे में बोलता नहीं हूँ कि ज़्यादा कॉमन सेंस, ट्रिक, टेक्निक, इन सब। कॉमन सेंस जरूरी है दोस्तों, बट कॉमन सेंस इन एडिशन टू नॉलेज। कब जब लोग ये बोलते हैं ना कि विदाउट नॉलेज एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, ये एक बहुत ही मिस्टेकन फैक्ट है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना होगा तभी आपका कॉमन सेंस काम करेगा, ठीक है। बट फिलहाल वो सब छोड़िए। कानिकुब्ज, कानिकुब्ज जो है वो कन्नौज का नाम है, ये भी सही है। कल्याणी जो है कर्नाटक के बीदर जिले में है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा चालुक्य वंश के 2 ब्रांचेज बन गए थे, एक वेस्ट, एक चालुक्य ऑफ कल्याणी, चालुक्य ऑफ कल्याणी थे, और एक चालुक्य ऑफ वातापी थे। चालुक्य वंश के 2 टाइप ब्रांचेस थे, एक चालुक्य ऑफ कल्याणी और एक चालुक्य ऑफ वातापी। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो चालुक्य ऑफ कल्याणी थे वो कर्नाटक से ही रूल करते थे, तो इसलिए 5 भी सही है। तो आप मान लीजिए शाकंभरी का अभी प्रेजेंट नाम है सांभर, अजय मेरू का प्रेजेंट नाम है अजमेर, मानखेत का प्रेजेंट नाम है मलखेड़ जो कि कर्नाटक में है, कानिकुब्ज का प्रेजेंट नाम है कन्नौज जो कि यूपी में है, कल्याणी का प्रेजेंट नाम है बीदर जो कि कर्नाटक में है। तो सारा 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, 5 का E, यही राइट आंसर है दोस्तों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिए। आइए 18th क्वेश्चन पर चलते हैं।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, भारत का मध्यकालीन इतिहास के विषय में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। स्टेटमेंट नहीं, ये टर्म दिया हुआ है खोखर। खोखर किससे रिलेटेड ये पूछ रहा है दोस्तों। खोखर एक ट्राइब थी, मैं आपको बता दूं, एक जनजातीय समूह था खोखर। जब मोहम्मद गोरी इंडिया पे अटैक किया 1191 में और 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें ये हार गया। कौन? मोहम्मद गौरी, तो इसमें तो हार गया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और रूल हो गया मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी जब लौट रहा था, ठीक है, कुछ साल तक इधर रहा, फिर उधर ऐसे घूमते रहता था पंजाब के आसपास में। तो 1206 ईस्वी में इसी खोखर ट्राइब के लोगों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। इसलिए आप याद रखिए खोखर कौन थे। तो खोखर एक पंजाब में रहने वाले ट्राइबल लोग थे, जिन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को मार दिया था। अब ऐसे इसको याद रखेंगे ना तो आपको याद रह जाएगा। खोखर सिर्फ ऐसे याद रखेंगे, याद नहीं रहेगा। खोखर ट्राइब है, हु किल्ड मोहम्मद गौरी। कहाँ की ट्राइब है, एक और टर्म याद रखिए, पंजाब की। खोखर पंजाब ट्राइब, क्या किया इन्होंने, मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो खैर वो सब छोड़िए। खोखर इज एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर ट्राइब लिविंग इन द एरिया नियर पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पढ़ लीजिए दोस्तों। 19th क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दिया हुआ है लंबा थोड़ा। ही इनकरेज द परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड बिल्ड एन ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद। ठीक है, तो दौलताबाद के आसपास इसने एक बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाई, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है, फिर ही पेड मच अटेंशन टू द प्रिंसिपल पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, जो उसके राज्य के जो भी पोर्ट्स थे, ठीक है, उस पर इसने काफ़ी ध्यान दिया। मोर ओवर ही वांटेड टू मेक डेक्कन द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। तो ये मतलब डेक्कन को भारत का एक कल्चरल केंद्र बनाना चाहता था दोस्तों। ठीक है, ही वॉज वेल एक्वेंटेड विथ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंसेस जैसे कि बॉटनी, ज्योमेट्री, इसको उसने अच्छे से पढ़ रखा था। ठीक है, अब ये कौन है, तो देखिए आप ऐसे हटाना शुरू करिए। हसन गंगू जो है वो बहमनी किंगडम का फाउंडर है। जनरली फाउंडर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि एस्ट्रोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल साइंसेस को पढ़ रहे हैं। उसका तो मतलब राज्य को इस्टेब्लिश करते करते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये इसका एक्चुअली इसका आंसर भी नहीं है, इसका आंसर मुझे पता है, ठीक है, बट मैं आपको हटा कर बता रहा हूँ। महमूद गवान जो है वो किंग नहीं था दोस्तों, वो एक प्राइम मिनिस्टर था, यानी किंग के अंदर था। तो ये इतना नहीं कर पाएगा जो प्राइम मिनिस्टर है, हालांकि कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये भी नहीं है इसका आंसर। राइट आंसर है इसका फिरोज शाह बहमनी है। फिरोज शाह बहमनी जो है वो दौलताबाद को जो है वो एक तरीके से कल्चरल सेंटर बनाने पे तुला हुआ था। ठीक है, ये अपने जहाज भेजता था पर्शियन गल्फ में, और वहाँ से आर्टिस्ट को, पोएट को, साइंटिस्ट को, ज्योमेट्री में एक्सपर्ट हैं उन लोगों को बुलाता था अपने यहाँ, बोलता था कि यहाँ पर आके मतलब अपना ज्ञान को बढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो मतलब फिरोज शाह बहमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेक्कन को कल्चरल सेंटर बनाने की इच्छा कौन रखता था, तो फिरोज शाह बहमनी। ये बहमनी सल्तनत के का फोर्थ रूलर था या थर्ड रूलर था ये। ठीक है, तो 19 का सी हो जाएगा दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू शेर शाह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है शेर शाह जो है वो सूर वंश का फाउंडर था। सूर वंश कोई बहुत बड़ा वंश भी नहीं है। आपको पता है कि 1530 में हुमायूं को सत्ता मिल गई थी।
ठीक है। 1540 में, 1539 और 1540, इन दोनों सालों में हुमायूं की एक एक लड़ाई हुई, एक चौसा में और एक बिलग्राम में। बिलग्राम यानी कन्नौज में, दोनों जगह इसकी लड़ाई होती है शेर शाह सूरी से, जिसमें कि हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को भागना पड़ता है ईरान, और शेर शाह सूरी आ जाता है दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए। फिर शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1545 तक रूल करता है। एक्चुअली ये आगे भी इसका रूल चलता है, लेकिन शेर शाह सूरी खुद मर जाता है तो उसके वंश के आगे के जो मतलब उनका बेटा या आगे का लोग उसको चलाते हैं, और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाते, बस 1555 तक चला पाते हैं, यानी 15 साल चलता है बस सूरवंश। तो ठीक है, अब आइए स्टेटमेंट पढ़िए। ही वॉज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स एंड प्रिफर्ड टू एम्प्लॉय मुस्लिम्स इन इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज। दोस्तों इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। ऐसा इंडिया के बहुत कम ही रूलर थे जो कि दूसरे रिलीजन के प्रति इंटॉलरेंट थे, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मतलब बहुत कुछ ही रूलर, जैसे अब आपको औरंगजेब ही मिलेगा, जैसे कि वो, उसके लिए इंटॉलरेंट कहना सही होगा। ठीक है, तो इनटॉलरेंट इंडिया के बहुत कम रूलर्स थे। ये तो एकदम एक जनरल स्टेटमेंट है, उसमें भी एक दो नाम पकड़ के चलिए बस कि वही लोग इनटॉलरेंट थे, बाकी कोई भी नहीं थे, ये गलत है। फिर देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड ए क्वाइन ऑफ सिल्वर विच वॉज टर्म द रुपया। दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल से सही है। देखिए रुपया, सिल्वर का था रुपया, कॉपर का भी एक था क्वाइन, कॉपर के क्वाइन का नाम था दाम, और गोल्ड का भी क्वाइन था जिसका नाम था मोहर, जिसमें से ये दोनों बहुत फेमस है, सिल्वर का रुपया और कॉपर का दाम, ये दोनों रिलेटेड है शेरशाह सूरी से। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, सिल्वर रुपया। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, ही बिल्ट द रोहतास फोर्ट इन बिहार। तो ये सही है, इसने बिहार में रोहतास फोर्ट इसने बनवाया था, विच इज़ नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, ये आंसर मारने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, और क्या रोहतास का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या फिर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो रोहतास का किला है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। बिहार में रोहतास का जो किला है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। हाँ, रोहतास फोर्ट एक पाकिस्तान में भी है, और इसको भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। और दोस्तों ये जो रोहतास फोर्ट है ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। खैर ये आपको जानना जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का रोहतास फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर जानना जरूरी है कि बिहार में रोहतास फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। बिहार में एक बोध गया है, यानी जो महाबोधि कॉम्प्लेक्स है वो जरूर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट ये रोहतास ये सब फोर्ट जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है दोस्तों। तो थर्ड एक्चुअली गलत है, फर्स्ट भी गलत है। यहाँ क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो 2 ओनली हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चुप पढ़ लीजिए। 21 क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको पढ़िए। गवर्नमेंट वाज हाईली सेंट्रलाइज, जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज थी, एंड कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, ठीक है क्योंकि इसकी गवर्नमेंट काफ़ी सेंट्रलाइज थी दोस्तों, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स थे, जैसे विजारत, दीवाने विजारत यानी डिपार्टमेंट ऑफ विजारत। ठीक है, इसमें आपका होता था फाइनेंस और रेवेन्यू। फिर एक डिपार्टमेंट था आपका दीवाने अरीज, दीवाने अरीज इज रिलेटेड टू आर्मी। फिर एक डिपार्टमेंट था आपका दीवाने इंसा,
दीवाने इनसे रिलेटेड है कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे और ये एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। फिर देखिए, ही क्लासिफाइड लैंड एंड लैंड रेवेन्यू वाज असेस्ड एवरी ईयर। दोस्तों देखिए एक मंत्री था तोडरमल। ये इन ये शेर शाह सूरी के राज्य में भी था और अकबर के भी राज्य में था। जब शेर शाह सूरी हार गया तो अकबर ने भी इसको मंत्री बनाए रखा। तोडरमल ने लैंड रेवेन्यू फिक्स करने में और लैंड असेसमेंट में बहुत हेल्प की। इसने एक सिस्टम बनाया जब्ती। ठीक है, तो जब शेर शाह सूरी था राजा, यानी 15 साल तक तो वो, मतलब 5 साल तक तो वो रहा, 10 उसके बाद भी 10 साल तक सूर्यवंश का सत्ता रहा। कब से कब तक? 1540 से 1555 तक सूर्यवंश रहा, जिसमें 5 साल शेर शाह सूरी ने रूल किया और 10 साल बाकी लोगों ने। ठीक है, तो जो तोडरमल ने जो सिस्टम बनाया जब्ती, आपको याद रखना है कि जब्ती ये हर साल ये रिलेटेड है शेर शाह सूरी से या फिर सूर्यवंश से, और इसी को मॉडिफाई कर दिया अकबर ने। अकबर ने इस सिस्टम को मॉडिफाई करके बना दिया जब्ती ए 10 साल। ठीक है, यहां देखिए, यहां जब्ती हर साल में क्या है ना, हर साल जो है टैक्स का असेसमेंट हो रहा है, और जब्ती 10 साल में क्या किया गया है, 10 सालों का जो प्रोडक्ट हुआ है, मतलब प्रोड्यूस हुआ है लैंड में, उसका एवरेज कर लिया गया है और वही अब उसका टैक्स फिक्स कर लिया गया है। और जब्ती हर साल में हर साल असेसमेंट किया जा रहा है। दोस्तों अब हर साल पता करना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, फिर उसका कितना टैक्स लगेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो अकबर ने बाद में इसको और मॉडिफाई कर दिया था, जब्ती 10 साल कर दिया था। और इसमें हेल्प किस इन इन दोनों की किसने की थी, यानी सूर्यवंश की भी और अकबर की भी हेल्प की थी तोडरमल ने। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि ही क्लासिफाइड लैंड एंड लैंड रेवेन्यू वाज असेस्ड एवरी ईयर। तो हर साल लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम चलाते थे सूर्यवंश वाले, जब्ती ए हर साल। ठीक है, हर साल वाला सिस्टम था सूर्यवंश का, और जब्ती ए 10 साल वाला सिस्टम था अकबर का। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दोस्तों। फिर थर्ड देखिए, अंडर शेर शाह सूरी द शेयर ऑफ स्टेट वाज 1/2। 1/2 गलत है दोस्तों, 1/2 बहुत ज़्यादा है। जो शेयर ऑफ रेवेन्यू था, मतलब शेयर ऑफ स्टेट था, वो था 1/3, 1/3। तो थर्ड गलत है, 1 और 2 सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 को मार दीजिए। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए 22 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा खांसी हो गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कन्हेरी केव इज लोकेटेड एट द फॉर्मर आइलैंड ऑफ सालसेट्टी इन द वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों। ये जो मुंबई है आपका, इधर आपका मुंबई है, थोड़ा सा बाहर भी निकला हुआ है। ठीक है, और इसी के वेस्ट पार्ट में यहाँ सालसेट्टे है। सालसेट्टे एक आइलैंड है और इसी में है कन्हेरी केव। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कन्हेरी केव मेनली रिप्रेजेंट्स स्थानकवासी बुद्धिज्म। देखिए दोस्तों, ये स्थानकवासी ये सब कुछ नहीं, कन्हेरी केव रिप्रेजेंट करता है हीनयान और महायान, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, बट ये स्थानकवासी को रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। फिर देखिए, कन्हेरी वाज मेंशन्ड इन द ट्रेवेलॉग। ट्रेवेलॉग होता है यात्रा वृत्तांत, यानी आप मतलब घूमते फिरते रहते हैं और जो जो दिखा उसको लिखते जाते हैं। तो खैर, कन्हेरी के वाज मेंशन्ड इन द ट्रेवेलॉग ऑफ फाहियान, बिल्कुल सही दोस्तों। फाहियान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिन्होंने कन्हेरी केव को अपने ट्रेवेलॉग में लिखा है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली। तो पढ़ लीजिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा,
और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप शुरू से अंत तक सारे के सारे एमसीक्यूज के सेशन को अगर अटेंड करते हैं तो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए इजी किसी के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि आप इतना एफर्ट पहले ही पुट ऑन कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। काफ़ी सारे जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आप अवॉइड करने लग जाएंगे। काफ़ी सारे छोटे छोटे फैक्ट्स और नुआंसेस ऐसे होंगे जो आपको वहाँ पर एग्जैक्टली हेल्प कर सकते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, लगभग 7 to 8,000 क्वेश्चंस, तो इसमें निश्चित है कि इसमें ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और नुआंसेस होंगे जो आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस में हेल्प कर सकते हैं। एंड अगेन ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ आपको। गारंटी लेने के लिए आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।